गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि वैदिक सभ्यता के सीरीज़ का आप पिछले सारे क्लास को देखे होंगे और उससे पहले सिंधु सभ्यता के सीरीज़ का भी क्लास देखेंगे और उससे पहले आप प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल के समय को भी देखे होंगे। मित्रों, अगर आप सारा क्लास देखे होंगे पीछे का तो आपके लिए एक क्रोनोलॉजी सिस्टम बन जाएगा जिससे आप आसानी पूर्वक भारत के इतिहास को समझ सकेंगे और एक अच्छा समझ ही इतिहास को याद रखने में और उससे संबंधित फैक्ट को समझकर एग्ज़ाम देने में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मित्रों, मैंने ऐसा पैटर्न ही आप लोगों के लिए बनाया है कि एक मानव का जो विकास है वो प्रारंभ से लेकर और आज तक के समय यानी नरेंद्र मोदी तक के समय के शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और इन सभी कारणों से धार्मिक व्यवस्था को समझने में और उसके बीच में प्रमुख व्यक्ति और उसे संबंधित तथ्य को समझने में आसानी होगा। मित्रों, अगर आप ये समझ गए तो इतिहास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, बार बार क्लास देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 से 2 बार 3 बार अगर आप क्लास देखें और अंत तक क्लास देखते रह गए तो आपके पास अंत में एक अच्छा समझ इतिहास पे हो जाएगा, ना कि सिर्फ आप फैक्ट के आधार पे एग्ज़ाम में रट के देंगे। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट सीरीज में, जहां हम लोग देखेंगे कि कैसे मानव पाषाण काल से हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में परिवर्तित होकर अपने सामाजिक से आर्थिक व्यवस्था को बनाता है। फिर उसके बाद का समय देखेंगे कैसे वैदिक काल में, पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल में मानव अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक स्थिति को परिवर्तित करता है और सुदृढ़ करता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि वैदिक काल के अंतिम क्षण में यानी उत्तर वैदिक काल में कैसे मानव लगभग 1000 के आसपास लोहा से परिचित होता है और उद्योग की तरफ बढ़ जाता है और विकसित अध्याय की तरफ अपने जीवन को ले जाता है, जिसका परिणाम आज का विकसित सभ्यता दिख रहा है। तो मित्रों, हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 बीसी के लगभग के बीच में हुए मानव के जीवन पद्धति यानी लाइफ स्टाइल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक अवस्था उस समय क्या था, फिर हम लोग देखेंगे इनका सामाजिक अवस्था क्या था, फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक अवस्था क्या था और फिर देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का प्रभाव धार्मिक अवस्था पर क्या पड़ता है और मानव अंततः किस तरह से एक धर्म व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था में आकर के जनपद का निर्माण करता है और फिर शासन पद्धति विकसित हो जाती है। तो इसके बाद की सीरीज में वो देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 बीसी ईसा पूर्व के समय के राजनीतिक स्थिति को। तो चूंकि हम लोग पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में देखे हैं कि मानव का जीवन राजनीतिक स्थिति में कबीलाई थी, कबीलाई मतलब कबीला रहा करते थे, लेकिन उससे अब थोड़ा विकसित हो जाएगा कि राजनीतिक जीवन जन का आकार ले चुका होगा। क्या तो राजन, जो उस समय हम लोग देखे थे कि एक राजन होता है जिनका अधिकार सीमित होता है, वो यहाँ आके राजन कबीला से बढ़ के एक बड़े भाग पर अधिकार करने में सक्षम हो जाएगा, यानी इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इनका आकार क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्राधिकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये समझने की चीज़ है। यदि आपको ये समझ आ गया तो अवश्य ही आप इतिहास को बहुत आसान और बहुत ही इजी पूर्वक याद कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जन का आकार क्या हो जाता है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में बड़ा हो जाता है और इस समय जन का आकार जनपद के स्वरूप में आ जाता है। जन क्या होता है, जनपद यानी कई जन,
कई कबीलाएं अलग अलग बस करके, यानी कई परिवार अलग अलग बसा हुआ आज के गांव की तरह एक जन हो जाता है, और कई जन यानी कई गांव आज के पंचायत या प्रखंड को आप मान लो, उसको मान करके जनपद हो जाता है, जिसे भारत यानी कबीला के जो सरदार होते थे उसे भारत और उसके जगह को पुरु, तो पुरु जनपद के नाम से जाना जाता है। मित्रों आगे देखेंगे इनके राजनीतिक जीवन में, पहले ही आप देख चुके हैं कि राजा को राजन कहा जाता था और उनकी अधिकार सीमित थी, लेकिन अब देखेंगे कि उनका अधिकार अब थोड़ा बढ़ गया है और वो उस समय वंशानुगत नहीं थी। किस समय? पूर्ववैदिक काल में। अब उनका पद क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। वंशानुगत होते ही आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यानी 600 के बाद जनपद में राजा आज के राजा के तरह के स्वरूप में आ जाएगा। तो मित्रों देखेंगे कि राजा का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, उनके महत्व में वृद्धि होती है और उनका पद क्या हो जाता है? वंशानुगत, मतलब राजा, राजा के बेटा, फिर बेटा। हम लोग देखते हैं इस तरह से। अब जब वो वंशानुगत हो जाएगा तो उनकी क्रियाकलाप, उनके लाइफ स्टाइल के आधार पे और उनके शासन पद्धति के आधार पर सभा और समिति, पहले शब्द से हम लोग वाकिफ हैं, तो सभा और समिति का महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखा करते थे पूर्ववैदिक काल में कि सभा और समिति एक ग्रुप हुआ करता था जो शासन व्यवस्था को प्रचलित चलाने के लिए उसका प्रयोग होता था, लेकिन अब उसका महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। अगर आपको ये समझ है तो इतिहास को बहुत ही इजी पूर्वक आप समझ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फिर राजनीतिक परिस्थिति में, तो रत्नी हम लोग पहले जान चुके हैं। रत्नी कौन थे? वो अधिकारी थे जो राजन के आसपास रहा करते थे और शासन व्यवस्था में सहयोग करते थे। तो अब रत्नियों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए राजनीतिक स्थिति में राजा यानी राजन का महत्व बढ़ चुका है। राजन क्या है? वंशानुगत हो चुका है। तो जब वंशानुगत है तो उस सिस्टम, उस राज्य पद्धति को चलाने के लिए, उस कबीला को, जनपद को चलाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इनका महत्व कम हो चुका है, सभा और समिति का। तो कुछ चुनिंदा लोगों को, यानी उसी को तो रत्नी कहते हैं, अधिकारी, चुनिंदा लोगों को, जिसे आज के समय में मान लो मंत्रियों की संख्या, यानी रत्नियों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ के कितना हो गया उत्तर वैदिक काल में? मित्रों 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए तो कुछ आर्थिक अवस्था हो, आर्थिक चीज़ों की जरूरत होगी, यानी अर्थ की जरूरत होगी। तो टैक्स लिया जाएगा। चूंकि हम लोग देखे थे पूर्ववैदिक या ऋग्वैदिक काल में टैक्स यानी बलि, कर, जिसे बलि कहा जाता था, कोई मतलब नियमित पद्धति नहीं था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला पद्धति था। लेकिन अब देखते हैं कि कर की व्यवस्था विस्तार हो गया और ये क्या हो गया? अब स्वेच्छा से नहीं, देना अनिवार्य हो गया, मतलब नियमित आपको देना पड़ेगा। जो उस जनपद में लोग रहते थे, जो व्यक्ति रहते थे, उनको कर यानी बलि अब नियमित देना होता था, यदि स्वेच्छा हो तभी भी और नहीं हो तभी भी। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या इस समय तक सेना अस्थायी हो चुकी थी? तो मित्रों नहीं, सेना और न्याय की व्यवस्था अभी भी अस्थायी स्वरूप में ही बना हुआ था। याद रखना है मित्रों, उत्तर वैदिक काल में जन का आकार जनपद में हो जाता है, राजा का महत्व बढ़ के वंशानुगत रूप में हो जाता है, राजा के शासन में सभा और समिति का महत्व घट जाता है, जबकि रत्नी यानी अधिकारियों की संख्या बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाती है, और कर यानी बलि का जो व्यवस्था है वो विस्तार स्वरूप प्राप्त कर लेता है और स्वेच्छा या अस्वेच्छा से देना अनिवार्य हो जाता है और नियमित हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेना और न्याय व्यवस्था की। तो उस समय तक कोई प्रमाण नहीं है कि सेना अस्थायी थी और न्याय व्यवस्था भी किसी तरह का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक स्थिति क्या थी। क्या देखेंगे? सामाजिक स्थिति क्या थी।
मित्रों हम लोग पूर्व वैदिक काल से प्रत्येक टॉपिक को जोड़ेंगे और फिर अगर आप बार बार क्लास देखेंगे या पूरा क्लास देखे होंगे तो पूर्व वैदिक काल को आप सिंधु सभ्यता से या हड़प्पा या कांस्ययुगीन सभ्यता से जोड़ेंगे। अगर आप उससे भी पहले पूरा क्लास देखे होंगे तो आप पाषाण समय को यानी आप प्रागैतिहासिक काल को सिंधु से जोड़ेंगे, सिंधु को आप पूर्व वैदिक काल से जोड़ेंगे और पूर्व वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से जोड़ेंगे तो आपको मानव के जीवन पद्धति को समझने में बहुत आसानी हो जाएगा और भारतीय इतिहास के समझ पे आपका एक विस्तृत समझ आ जाएगा, विस्तृत विवरण समझ आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सामाजिक स्थिति को, तो समाज की बात करते हैं तो देखते हैं कि समाज क्या हो चुका है। अब परिवार, समाज क्या है, समाज की स्थिति सबसे छोटा भाग हम लोग देखे थे वहाँ कुल या परिवार को कहते थे। किसको कहते थे? कुल या परिवार को। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा जो भाग है समाज का वो कुल या परिवार ही है। लेकिन अब परिवार ग्राम में पहले बता चुके हैं कि जो छोटे छोटे जन थे वो जनपद में बन चुके हैं, तो इनका जो सबसे छोटा भाग था वो परिवार था और परिवार अब कई परिवार मिलके ग्राम कहलाने लगे थे। और ये कई ग्राम मिलके जिसे आज हम पंचायत या प्रखंड स्तर पे देखते हैं विस कहलाने लगे थे और ये कई विस आज जिला स्तर पे जन कहलाने लगे थे। तो हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि सामाजिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल में परिवार से बड़ा ग्राम था, ग्राम से बड़ा विश्व था और विश्व से बड़ा जन था। जब हम लोग देखेंगे इसके बाद के स्थिति में यानी इतिहास के अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तो कैसे जनपद में बदल जाएगा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है मित्रों। हम लोग बहुत सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी से इतिहास के एक एक अध्याय के एक एक भाग को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सामाजिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल की समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई ग्राम है, उससे बड़ी इकाई विष है और उससे बड़ी इकाई जन है। जन तक अभी है। हम लोग फिर बात करते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था अब आ चुकी थी। तो हाँ दोस्तों, अब वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी और वर्ण व्यवस्था अब जन्म के आधार पर था। वही ऋग्वैदिक काल के 10वां मंडल में जिसका वर्णन है कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है, वही अब वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी समाज में और ये जन्म आधारित था। किसके आधार पे था? ये जन्म के आधार पे था। कर्म के आधार पे 9वां मंडल में है, लेकिन जन्म के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10वें मंडल में है। हम लोग बात करेंगे गोत्र। इस समय एक शब्द का प्रयोग बार बार हम लोग देखते हैं अपने इतिहास में, वो है एक शब्द है गोत्र। चूँकि हम लोग अभी भी गोत्र का प्रयोग अलग अलग जगहों पे सुनते हैं लोगों के मुँह से कि उनके परिवार का गोत्र क्या है, लेकिन उस समय जो गोत्र का अर्थ था गौधन यानी गौ यानी गाय को पालने वाला, एकत्र करने वाला, उसके समूह को कहते थे गोत्र। तो शायद हो सकता है आज का जो गोत्र है इसी से संबंधित हो कि एक कबीला के अंदर जो गाय पालने वाले हो उसका एक नाम हो, वही बाद में चल के अलग अलग गोत्र के रूप में आ गया हो। खैर इस पे मुझे पता नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इस समय व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की कोई सिस्टम थी जीवन यापन की। तो हाँ मित्रों, थी। आश्रम व्यवस्था अब आ चुका था। लोग आश्रम व्यवस्था के आधार पर जीवन यापन करते थे। इसमें मुख्यतः 4 व्यवस्था थी। ये उम्र के आधार पे, लोगों के उम्र के आधार पर जीवन यापन को दिखाता है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, जो जन्म लेने से लेकर के 25 वर्ष तक के समय को आश्रम व्यवस्था में कहा जाता है। फिर सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम व्यवस्था का भाग है वो है गृहस्थ जीवन, जिसे 25 से 50 साल के बीच माना जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे वानप्रस्थ जीवन का, जिसे 50 से 75 साल के बीच माना जाता है। और फिर बात करेंगे संन्यास जीवन का, 75 से 100 साल के बीच माना जाता है। क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप मेंस एग्ज़ाम में किसी जीवन पद्धति को, प्राचीन भारत के जीवन पद्धति को जब एक्सप्लेन करना होगा तो आसानी पूर्वक समझ करके आप लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं सामाजिक स्थिति में कि क्या अब स्त्री की स्थिति थी। हम लोग देख चुके हैं पूर्व वैदिक काल में
स्त्री की स्थिति लगभग पुरुष के बराबर थी। लेकिन मित्रों, चूंकि अब वर्ण व्यवस्था आ चुका था तो स्त्री की स्थिति में कुछ गिरावट आई थी। और हम लोग देखेंगे अब समिति और विदय जैसे, समिति याद है जो सभा होती थी, और विदय जैसे, विदय याद है जो ग्रुप लूट के धन या धन के बंटवारे के लिए बनता था। यहाँ स्त्रियों का जो अधिकार है वो खत्म हो चुका था। यानी हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में स्त्री की गिरावट हो, मतलब स्त्री की जो अधिकार है उसमें गिरावट हो चुकी है। स्त्री में ना, स्त्री के अधिकार में गिरावट हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, पर्दा प्रथा प्रारंभ हुआ था। पर्दा प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर वैदिक काल। यही समय है जब पर्दा प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी समाज में। तो मुझे याद रखना है कि पर्दा प्रथा की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई है, तो याद रखना उत्तर वैदिक काल। और हम लोग देखेंगे इस समय से संबंधित कुछ विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं जैसे मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी, ये आपको याद रखना है। कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि किस समय से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है, तो याद रखना है आपको नाम। फिर बात करेंगे दास का। तो हम लोग बात करते, अभी तक दास प्रथा की हम लोग कहीं वर्णन नहीं किए हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते दास व्यवस्था हो चुका होता है। क्योंकि देखते हैं राजन वंशानुगत हो चुका है, तो इसके साथ ही सिस्टम के अंदर एक दास की व्यवस्था हो जाती है। और भोजन शाकाहारी और मांसाहारी जो पहले था वो पूर्वोत्तर अभी भी बना हुआ है। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, डांस, ये सब जो पहले था वो अभी भी बना हुआ है। अब बात करेंगे विवाह। तो विवाह सिस्टम क्या था सामाजिक स्थिति में? उस समय विवाह सिस्टम, यानी किस समय? उत्तर वैदिक काल के समय विवाह सिस्टम क्या था? तो इसमें दो चीज़ों का उल्लेख मिलता है, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। ये समझने वाली चीज़ है। अनुलोम विवाह वह था जो अपने ही वर्ण में विवाह हो किसी महिला का पुरुष से, तो अनुलोम विवाह होता था। या अपने वर्ण से उच्च वर्ण में, सबसे उच्च वर्ण किसको माना गया है वर्ण व्यवस्था में? तो ब्राह्मण को। उसके बाद किसको माना गया है? क्षत्रिय को। उसके बाद किसको माना गया है? वैश्य को। और उसके बाद किसको माना गया है? शूद्र को। ये किसके आधार पे माना गया? वर्ण व्यवस्था के आधार पे 10वां मंडल में इसका वर्णन है ऋग्वेद में। तो हम लोग देखते हैं कि विवाह व्यवस्था अनुलोम में क्या है कि जब किसी अब महिला का विवाह उसी के कास्ट में हो तो हम लोग कहते हैं कि ये अनुलोम है। लेकिन प्रतिलोम में क्या है कि जब किसी पुरुष का शादी अपने से निम्न वर्ण वाले स्त्री से हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम। शब्द से ही पता चला, अनुलोम मतलब सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। पुरुष अपने से नीचे वाले से शादी कर ले तो प्रतिलोम याद रखना है। खैर एग्जाम में सिर्फ अनुलोम और प्रतिलोम याद रखना है, एग्जाम में इतना ही आता है। तो हम लोग देखें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को कि समाज में परिवार, ग्राम, विश्व और जन तक पहुंच चुका है, वर्ण व्यवस्था आ चुकी है, गोत्र यानी गौधन करने की स्थिति आ चुकी है, आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हो चुका है, स्त्री की स्थिति में गिरावट हो चुकी है और विवाह पद्धति में कुछ परिवर्तन हो चुका है पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते। इन सभी का प्रभाव हम लोग देखेंगे कि किस कारण से हुआ, तो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो चुकी है। मित्रों, हम लोग सैंडव सभ्यता में देखे थे कृषि आधार था, फिर हम लोग देखे थे पूर्व वैदिक काल में कि पशुपालन आधार हो गया था। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में तो कृषि और पशुपालन दोनों आधार है, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? कृषि है, और दूसरा व्यवसाय का आधार क्या हो चुका है? पशुपालन है। यहाँ समझना है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के आधार पे ही सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती है और इस दोनों का कारण होता है राजनीतिक, और इस तीनों का कारण होता है धर्म की उत्पत्ति यानी धार्मिक व्यवस्था किसी भी समाज के लिए। तो मित्रों, यहाँ समझना है कि व्यवसाय का दो आधार था, कृषि और पशुपालन। जब कृषि होता, जब पशुओं का पालन किया जाता था तो इससे कुछ अधिशेष मतलब अपने उपयोग के बाद बचा हुआ जो शेष पदार्थ है या पशु है, वो जो धन है वो, तो अधिशेष से
उद्योग या व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि जब बृहद पैमाने पे कृषि होने लगा, पशुपालन होने लगा, तो लोग अपने उपयोग, अपने कबीला, परिवार, ग्राम 20 जन से जो बचा हुआ उपयोग के बाद जो अधिशेष यानी जो शेष धन बच जाता था, धन मतलब कृषि या पशु जो बच जाता था, इसका ये व्यापार करना प्रारंभ कर दिए और इससे उद्योग का निर्माण हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग विदेशी लोगों से यानी दूसरे जगह के लोगों से अपना व्यापार संपर्क करते हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस समय सिक्का का कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल तक सिक्के का प्रमाण का प्रचलन नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही व्यवसाय में कृषि और पशुपालन से अधिशेष होता है, उद्योग का निर्माण होता है, उद्योग व्यापार को दिखलाता है और व्यापार से लोग बाहर जाकर के व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं और इससे आर्थिक परिवर्तन होता है, लोग समृद्ध होते हैं और समृद्ध होने से नगर का विकास होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और फिर उत्तर वैदिक काल आते आते मानव नगर के तरफ बढ़ चुका है। अब नगर की व्यवस्था फिर से प्रारंभ हो चुकी है। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे कि नगरीकरण अब प्रारंभ हो चुका है। अब आगे बात करते हैं कि क्या इस समय धार्मिक स्थिति थी। तो मित्रों, यज्ञ और कर्मकांड की वर्चस्व हो चुका था, यानी महत्व बढ़ चुका था, यज्ञ का महत्व बढ़ चुका था। लोग अब यज्ञ को प्रतिष्ठा से जोड़ के देखते थे, कर्मकांड की व्यवस्था ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ चुका था। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो देखेंगे कि ये समय वही है जब वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी और हम लोग देख चुके हैं वर्ण व्यवस्था आ चुका था। सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण को माना जाता था और उसके बाद क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, और ये कहीं ना कहीं अपने कार्य के आधार पे बांटा गया था, जिसे बाद में जन्म के आधार पे मान लिया गया। इस कारण से वर्चस्व की लड़ाई होती है और इस समय हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय, इसमें वर्चस्व की संघर्ष प्रारंभ हो जाती है। तो इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे कि ये संघर्ष कैसे अलग अलग धर्म का निर्माण कर देता है और देखते हैं कि इसी कारण से बुद्ध के समय और बुद्ध के समय के बाद क्षत्रिय अलग अलग तरह के यज्ञ करने लगते हैं। चूँकि कुछ यज्ञ का वर्णन हम लोग यहाँ भी करेंगे। फिर देखते हैं ये लोग देवता में पहले कैसे हम लोग देखे थे कि इंद्र सबसे प्रतिष्ठित देवता थे, अब सबसे प्रतिष्ठित देवता आ गए हैं प्रजापति। कौन आ गए हैं? प्रजापति। और प्रजापति को माना गया है सृजन के देवता। किसके देवता माना गया है? सृजन का देवता माना गया है, यानी उत्पत्ति, पूरे ब्रह्मांड के बनाने वाले के देवता का नाम है प्रजापति और प्रमुख देवता के रूप में इनका नामकरण मिलता है। हम लोग कुछ देवता का वर्णन देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में फैक्ट के रूप में जरूर आता है क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक को पकड़ता है तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। मित्रों, इसको याद रखिएगा। विष्णु पोषक और रक्षक के देवता हैं, रुद्र पशुओं के देवता हैं, वरुण जल के देवता हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वरुण ऋतु या वर्षा के देवता हैं। अब क्या हो गए? जल के देवता हैं। पूषण शूद्रों के देवता हैं, वर्ण के चौथा रूप शूद्र, जो सबसे निम्न माना जाता है, शूद्रों के देवता हैं। यज्ञ, अब ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी के समय में हमेशा देखने को मिल जाता है कि राजसूय यज्ञ कब किया जाता था या क्यों किया जाता था। तो याद रखना है कि उस समय वर्चस्व का अधिकार प्रारंभ हो गया था, वर्चस्व का संघर्ष प्रारंभ हो गया था और ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में संघर्ष करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हो चुकी थी, राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी थी, राजन का अधिकार बढ़ चुका था, व्यवसाय प्रति उद्योग में आ चुकी थी और उद्योग विदेशी जगहों से प्रारंभ हो चुका था।
तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण और कुछ अलग अलग लोग यज्ञ करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का सामाजिक संकेत देते हैं, जिसे हम लोग राजसूय के नाम से जानते हैं। ये प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। कहीं भी हम लोग इतिहास में या कहीं भी पढ़ेंगे राजसूय यज्ञ, तो ये प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता था। वाजपेयी यज्ञ ये सांकेतिक था कि शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये इतने शक्तिमान हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अश्वमेघ। राज्य का जब विस्तार करना होता था, किसी भी जन यानी जो देखे हैं परिवार का जो सबसे बड़ा स्वरूप है जन, उसका विस्तार करना होता था तो अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था और फिर इसके आधार पर युद्ध करके उस क्षेत्र को अपने में मिलाया जाता था। तो एक प्रोसेस था, एक पद्धति थी, राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। फिर हम लोग देखते हैं कि यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता बढ़ चुकी थी। माना जाता था कि जो जितने बलि देंगे वो उतने बलवान हो जाएंगे। और कर्मकांड का अर्थ है कि जो हम लोग देख चुके हैं वेद में कि किस तरह से कर्म का जो मान्य है उसका प्रधानता बढ़ चुका था। लोग जितना यज्ञ करे उसके आधार पर उनकी प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति का वर्चस्व बढ़ता था। फिर हम लोग देखते हैं कि यज्ञ और कर्मकांड और बलि का जो प्रधानता है, इसको कहीं ना कहीं उपनिषद में कहा गया कि ये सही नहीं है, यानी उपनिषद में इसकी निंदा की गई है। क्या की गई है? निंदा की गई है। तो पूछ दे कि यज्ञ और कर्मकांड का निंदा कहाँ किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए उपनिषद में किया गया। कहाँ किया गया है? उपनिषद में किया गया है। मित्रों, इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण सामाजिक स्थिति बदल जाती है। इस दोनों का जो कारण है वो आर्थिक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में कृषि और पशुपालन से अधिशेष प्राप्त होने लगता है, जो उद्योग और व्यापार को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण धार्मिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है और धर्म के आधार पर लोग वर्चस्व भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें मित्र कि कैसे पाषाण काल से सिंधु सभ्यता तक और फिर सिंधु सभ्यता से लेकर के वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव एक सामाजिक व्यवस्था में ढल चुका है। और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि मानव की यह स्थिति कैसे आज के स्वरूप में आता है। तो मित्रों, हम लोग अभी तक जो भी वर्णन किए हैं वो इतिहास के बहुत ही जटिल अध्याय को वर्णित करता है, जहां मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनका क्रोनोलॉजी नहीं समझ आता, परिवर्तन नहीं समझ आता, इसलिए वो याद करते हैं, रटते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। और ख़ास बात है कि जब मेंस में इससे क्वेश्चन पूछता है तो उनकी समझ होती ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक के सारे क्लास को अगर आप एक साथ देखते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इतिहास को समझने में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ये क्लास। तो आप सारे क्लास को देखें। बहुत छोटे छोटे समय का पूर्व का क्लास है, तो आप अगर पूरे 3-4 घंटे का क्लास देख लेते हैं तो पूरे इतिहास का समझ अभी तक आपको आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लगभग बुद्ध के समय से 600 ईस्वी से, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है, और लगभग इसके बाद के समय को बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर और व्यक्तिगत स्तर पे जो लोग कहते हैं इतिहास जानते हैं, उनके लिए आसान होता है। लेकिन इससे पहले जो अभी तक आपको पढ़ाए हैं, ये समझना और इस परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, आप बने रहिए। याद रखिए, जो समंदर का हकदार हो, यदि उसे किनारा भी ना मिले तो जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार आप होंगे, आप हकदार होंगे बहुत बड़े एग्ज़ाम का, बहुत बड़े व्यक्तित्व का। लेकिन आप अपने जीवन में अपने कर्म पे मंथन नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करेंगे, सही दिशा में नहीं पढ़ेंगे,
तो जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे और लास्ट तक किनारा नहीं मिलेगा। तो मित्रों, मेरा उम्मीद है कि आप समंदर पाने का प्रयास कीजिए, किनारा तो खुद ही मिल जाएगा। तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और हम लोग नए अध्याय के साथ प्राचीन भारत के इतिहास, लेकिन उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टोटल क्या क्रोनोलॉजी था। 5 मिनट के बफरिंग क्लास के बाद हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ओके मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।